प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आजमगढ़ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई से अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे भाइयों, हम लोग जो है कक्षा 12 के गणित के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि भाई आजमगढ़ एकेडमी मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं और इस टीम के द्वारा जो है कम से कम उन बच्चों को जरूर पढ़ा पाए जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो अभी मैं अपने इस चैनल में अकेले मेहनत कर रहा हूं और दिन रात जो है जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उसके लिए मैं अकेले ही इस चैनल पे काम करता हूं। मैं ही इस चैनल का मतलब बनाने वाला हूं। साथ में जितने भी लोग अभी आएंगे वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा और जो भी साथी मेरे सहयोग करेंगे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। तो फिलहाल हम लोग जो है बात करते हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर आज 4 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 का जो है नाम है सारणिक। सारणिक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और आज इसका हम लोग केवल और केवल परिचय जानेंगे कि सारणिक होता क्या है, कैसे सारणिक को समझेंगे, है ना। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सारणिक के सवालों को भी लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज इसकी जितने भी इंट्रोडक्शन है, जो भी परिचय है सारणिक का, आज इसको हम लोग पूरा पढ़ के खत्म करेंगे। देखो, मैं बात कर रहा हूं कि जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी चल रही थी, पुरानी एनसीईआरटी में उसी के बेस पर मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। नई एनसीईआरटी में क्या है कि कुछ प्रश्नावली कट गई है और जो प्रश्नावली कट गई है उससे पेपर में सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं है। लेकिन अगर आप जो है एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो आपको जो है अपने कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है पुरानी किताब में ध्यान दीजिएगा और उसी के बेस पर हम लोग जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है हर एक प्रश्नावली का हर एक सवाल बताते हुए चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि इस चैप्टर नंबर 4 सारणिक में जितनी प्रश्नावली पढ़नी है उन सभी प्रश्नावली को मैंने लिखा हूं और जिस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले मैं बात कर लूं कि इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 4.1 है 4.1, इस 4.1 में सारणिक का हमें केवल और केवल परिचय पढ़ना है। अरे भाई, जब सारणिक का परिचय जान लेंगे, सारणिक होता क्या है, क्या इसमें करना रहता है, तभी तो उसके आगे आगे के बारे में पढ़ पाएंगे। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें सारणिक का परिचय पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्नावली जो है 4.2 है उसमें हमें सारणिकों के गुणधर्म पढ़ने हैं। ये वाला ये सारणिक गुणधर्म पढ़ने हैं। दूसरी उसके बाद जो प्रश्नावली 4.3 है उसमें हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ना है। और प्रश्नावली 4.4 में हमें सारणिक का उपसारणिक और सखंड, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं प्रश्नावली 4.4 में। उसके बाद मेरे भाई हम लोग बात करेंगे कि प्रश्नावली जो है आपका 4.5 में पढ़ना ये है कि आव्यूह के सखंड और व्युत्क्रम, ये चीजें पढ़नी है। अब एक बात मैं बता दूंगा आप लोगों को और साथ ही साथ एक चीज और बता रहा हूं कि प्रश्नावली के 4.6 में जो हमें पढ़ना है वो है रैखिक समीकरणों के निकाय का हल पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रश्नावली 4.4 समझ में आया तो 4.5 भी समझ में आएगा और 4.6 भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें जब तक उपसारणिक नहीं समझ में आएगा तब तक सखंड नहीं निकाल पाएंगे और जब तक सखंड निकाल पाएंगे तब तक हम लोग सखंडज निकाल पाएंगे। सखंडज नहीं निकाल पाएंगे तो हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे और अगर व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे तो रैखिक समीकरणों का निकाय हल भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि ये जो आपकी चारों प्रश्नावली है 4.4, 4.5 और 4.6, ये तीनों प्रश्नावली आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो भैया आपको जो है यहां से कम एकदम क्लियरली पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए शुरुआत की जो चीजें हैं सारणिक का परिचय, ये जानना बहुत जरूरी है। जो आपके नए वाले सत्र में कट गए हैं जो प्रश्नावली, उसकी मैं बात करूं तो आपको प्रश्नावली 4.2 नहीं पढ़ना है और जिसमें हमें सारणिकों गुणधर्म पढ़ाए जाते हैं, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जो है आपको ये 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 ये सभी प्रश्नावली हमें पढ़नी है। तो ये आपका बेसिक बातें थी कि हमें कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, कौन कौन सी प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जानेंगे सारणिक होता क्या है ना। तो सारणिक जानने के लिए मुझे इस चीज को मिटाना पड़ेगा और मिटाने के बाद हम लोग सारणिक की परिभाषा लिखेंगे और सारणिक में क्या क्या चीजें हमें देखनी है उसके बारे में समझेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं और देखते हैं सारणिक का परिचय क्या है, ठीक ना।
तो मेरे भाई अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं साड़ी का परिचय। मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, आप लोग अगर समझेंगे तो हेडिंग के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साड़ी का, और साड़ी का परिचय यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ढंग अच्छे से इस चीज को देखेंगे। साड़ी को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। इधर देखते रहेगा आराम से, डिटर्मिनेंट्स, ध्यान देंगे जरा, इधर डिटर्मिनेंट्स आपका हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि साड़ी होता क्या है। तो मैं इसकी एक्चुअली में पहले परिभाषा लिखता हूं कि साड़ी है क्या, उसके बाद हम लोग गहराई से समझते हैं इस चीज को है। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या कि इसकी परिभाषा है क्या, साड़िक, ये साड़िक में परिभाषा लिखवा रहा हूं इस चीज की। साड़िक किसी वर्ग आव्यूह, साड़िक किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। साड़िक किसी वर्ग आव्यूह के लिए एक विशेष संख्या होती है, एक विशेष संख्या होती है। ये आपका साड़ी की परिभाषा है। हालांकि जो बात यहाँ पर लिखा हूं शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें शुरुआत आज करनी है, और शुरुआत की बातें अगर थोड़ा बहुत भी पकड़ में आ रही बातें तो मेरे ख्याल से आगे फिर दिक्कत नहीं होगी। साड़िक कहता क्या है कि साड़िक किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह आप जानते होंगे, ये ध्यान देंगे, वर्ग आव्यूह की बात कर रहा है। वर्ग आव्यूह के लिए एक जो है विशेष संख्या होती है, वो विशेष संख्या क्या है इसके बारे में पकड़ना है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, मैं ये भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि साड़िक, ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, साड़िक केवल वर्ग आव्यूह के लिए, है ना, साड़िक केवल वर्ग आव्यूह के लिए, साड़िक केवल वर्ग आव्यूह ऐसे लिखना पड़ेगा हमको। साड़िक केवल वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित होता है, साड़िक केवल वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित होता है। ये एक और डेफिनेशन है, चाहे आप ऊपर वाली डेफिनेशन को समझें या फिर नीचे डेफिनेशन समझे, बात कही है। यहां भी वर्ग आव्यूह है और यहां भी वर्ग आव्यूह है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लोग साड़िक की बात करेंगे तो साड़िक एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं मैं ये भी बता रहा हूं। जो आपका मेरे भाई वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर में होती है स्तंभों की संख्या। और जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, पंक्ति और स्तंभ बराबर दिखाई दे, उसे बोलेंगे वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह जिसके लिए परिभाषित होगा उसे हम लोग बोलेंगे साड़िक। ठीक है ना। तो क्या लिखा हूं, पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी स्तंभों की संख्या, ये आपका वर्ग आव्यूह की कंडीशन होती है ना। जैसे मैं समझाऊं अगर आपसे कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जिसमें बराबर होगी उसे हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह के लिए जो परिभाषित होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सारणिक। थोड़ा समय और भी कुछ बातें हैं इसमें समझना चाहता हूं। जैसे अगर मैं आव्यूह की बात करता हूं मेरे भाई, तो जो आपका आव्यूह होता है, आव्यूह को तो हम लोग बेसिकली लिखते कैसे हैं या दिखाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई है, तो अगर मैं इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं तो आपका ये पूरी तरह से आव्यूह होता है। अगर जो है ए कोई संख्या, कोई नंबर है, उसको मैं अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं तो आपका आव्यूह बनता है। लेकिन अगर इसी संख्या को मैं मॉड के रूप में लिख दूं, मापांक के रूप में लिख दूं, तो ये आपका जो हो जाएगा, इसे ही हम लोग बोलेंगे सारणिक। क्या बोलेंगे हम लोग, सारणिक बोलेंगे। और ये ध्यान देंगे जरा इस चीज को कि मैंने ये कहा कि अगर किसी संख्या को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे आव्यूह, और अगर उसी संख्या को मॉड के अंदर लिखते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या, सारणिक। तो ये आव्यूह को दर्शाने का तरीका है और ये जो है सारणिक के दर्शाने का तरीका है। मैं अगर बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, यहां पर हूं, ऐसे समझाता हूं, यहां पर हूं कि मैंने कहा कि आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और यहां पर मैंने 2 ले लिया ऐसे, और इसको मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूं अगर हूं, तो ये एक प्रकार का आव्यूह है। अगर इसको मैंने बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद किया है तो आपका ये आव्यूह है। लेकिन जैसे ही
मैं बड़ा ब्रैकेट हटा दूंगा, केवल मॉड बना दूंगा, ये और ये, तो ये आपका पूरी तरह से बन जाएगा सारणिक। तो ये ध्यान दो, हमें ये ध्यान देना है कि जो सारणिक होता है उसको हम लोग जो है मॉड के अंदर लिखते हैं, और जब भी मॉड के अंदर लिखा जाएगा तो आपका एक प्रकार का क्या होगा, सारणिक। और सारणिक के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं वही एक प्रकार की विशेष संख्या होती है। इसलिए मैंने लिखा यहां पर क्या कि किसी वर्ग सारणिक किसी वर्ग आव्यूह के लिए एक विशेष संख्या होती है। मतलब जो आपका ये वर्ग आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, इसमें जो ये संख्याएं लिखी होती हैं वो विशेष संख्या होती है, और ये हमेशा वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित होता है। तो जब भी मॉड के अंदर लिखेंगे तो सारणिक बनेगा, और जब बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो आव्यूह बनेगा। ये ध्यान देना आपको है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा रहेगा ये एक प्रकार का सारणिक है, और कहेगा इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर आपके पास 2x2 क्रम का कोई सारणिक है जिसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो जब 2x2 क्रम का कोई सारणिक रहेगा तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए आप इसका गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें पहले इसी में करेंगे, मतलब 2 का गुणा, इन दोनों गुणा ऐसे करेंगे। ये दिमाग में रखो कि पहले हमें इस तरह गुणा करना है, ये नहीं कि हाँ पहले इस तरह कर दे, नहीं, पहले हमें ऐसे ही गुणा करना है। तो जब ऐसे गुणा करेंगे तो बराबर में आपके पास आएगा 2x2, ऐसे गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 4 में या 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 का गुणा कर लेंगे 3 में, और बीच में लगा देंगे माइनस। ये ध्यान दो, ये नियम होता है सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए कि पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से गुणा करना है। और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पहले लगते हैं इस तरह गुणा करने, नहीं, आपको इस तरह गुणा नहीं करना है, बल्कि जो डायगोनल होता है, आव्यूह में आप लोग डायगोनल पढ़े होंगे, विकर्ण आव्यूह, तो डायगोनल अवयवों का हमें तिर्यक गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है और बीच में लगा देना है माइनस। तो इस तरह से हमें सारणिक का मान निकल जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं आगे, ये कितना आएगा, 2 दूना के 4 माइनस 4 3 12, और इसको हल करने पर आएगा हमारे पास कितना, माइनस में 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने लिया यहां पर मॉड के अंदर लिया, ये हो गया 4, माइनस में 2 हो गया, और साथ ही साथ मैंने यहां पर 3 ले लिया, और मान लो मैंने 6 ले लिया यहां पर, ऐसे भी हो सकता है ना। तो आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 4 गुणा करेंगे 6 में, 4 का गुणा होगा 6 में, तो लिखेंगे यहां पर 4 गुणे 6, और उसके बाद बीच में रहता है माइनस आपका, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 में। ये ध्यान दो बढ़िया से, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस में 2 और गुणे 3 हो जाएगा, बराबर हल करेंगे, ये 4 छक्का हो जाएगा 24, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये 24 और 6 आपका हो जाएगा कितना, 30। तो ये सारणिक का एक प्रकार का मान निकालने के लिए है। और ये जो सारणिक मैंने यहां पर लिखा है, पहला वाला दूसरा वाला, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो एक प्रकार का ये वर्ग आव्यूह है, जितनी पंक्ति होंगे उतने स्तंभ होंगे, और जब जितने पंक्ति उतने स्तंभ होंगे तो सब बोलेंगे वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह के लिए हमेशा सारणिक जो है परिभाषित होता है, ठीक है ना। ये आपकी मोटी मोटी बात थी। दूसरी बात ये कि मैं कुछ बातें और भी समझना चाहता हूं, जैसे बाई चांस अगर आपके दिमाग में बातें घूमेंगी कि सर सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर है, चैप्टर नंबर हालांकि 3 में हमने पढ़ा था आव्यूह के बारे में, तो सारणिक और आव्यूह में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर तो एक बात ध्यान दो, हम लोग जो है आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही केवल लिख करके छोड़ देते थे, लेकिन सारणिक में क्या करना है कि हमें जो है इस सारणिक का मैंने मान निकाल लिया, इसका भी मैंने मान निकाल लिया, तो इससे दिमाग में पता चला कि सारणिक का एक निश्चित मान होता है परंतु आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता। इस बात को समझेंगे कि सारणिक का, इधर लिख भी दे रहा हूं मैं यहां पर, कि सारणिक का एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित मान होता है, ये सारणिक का एक निश्चित मान होता है, परंतु आव्यूह का कोई निश्चित मान, आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता, आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता है। ये तो मैंने देख लिया बेटा, यहां पर कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए जरा सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर है,
तो इतना ही बस अंतर बताना है कि साड़िक का एक निश्चित मान होता है परंतु आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता है, नहीं होता, यहां पर लिखना पड़ेगा नहीं होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे हमें साड़िक और आव्यूह में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक ना। और साड़िक हमेशा जो है एक वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी बातें थी। अभी हमें देखना ये पड़ेगा कि जब मान लो यहाँ पर 3 × 3 क्रम का कोई साड़िक आ गया या जिसमें 3 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, तो उसका प्रसार कैसे करेंगे। और ये जो पूरी चीज मैं लिखा हूं यहाँ पर, ये जो लिखा हूं यहाँ पर, ये इससे करके फैलाया मैंने त्रिगुणा करके, इसको हम लोग बोलते हैं साड़िकों का प्रसार। तो साड़िकों का प्रसार में वही मेन हमारा है। और जिन बच्चों को साड़िकों का प्रसार करना आ गया, मेरे ख्याल से वो चीजें आप लोग बढ़िया से लगा पाएंगे। तो मैं अगले पॉइंट पर उसी की बात करने जा रहा हूं कि साड़िकों का प्रसार कैसे करेंगे, और जिन बच्चों को साड़िकों का प्रसार करना आ गया सवाल लगा लेंगे, ठीक ना। तो मैं इसको मिटा करके मेरे भाई हम लोग चल रहे हैं सीधे साड़िकों का प्रसार कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं मिटाता हूं और देखिए साड़िक का प्रसार क्या है, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, अभी हमने देखा साड़िक की एक छोटी सी परिभाषा, और उसमें आपने जाना कि साड़िक एक जो है वर्ग आव्यूह के लिए परिभाषित होता है। मतलब वर्ग आव्यूह होता है जिसमें जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे, दैट इज पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। ये सारी बातें आपने जानी। अब हमारे पास एक टॉपिक आ गया है साड़िकों का प्रसार, और साड़िकों का प्रसार ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप साड़िकों के एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो साड़िकों का प्रसार आपको करना बहुत जरूरी है एक, और इसमें हमें 2 तरीके के प्रसार सीखने हैं। क्या सीखना है, पहला मैं बताता हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताता हूं कि पहला प्रसार हमें कौन सा सीखना है। पहला ये सीखना है क्या कि जब, ये मैं लिख दे रहा हूं हेडिंग के रूप में, जब 2 × 2 के रूप का साड़िक हो। अगर इस रूप में साड़िक हो, मतलब 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, तब उसका प्रसार कैसे करेंगे हो, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक ना। ध्यान देना इस चीज को। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि इसका प्रसार कैसे करना है। तो जब 2 × 2 ग्रुप के साड़िक हो तो उसका प्रसार करने का क्या प्रोसीजर होता है, ये ध्यान देना है। तो मैं आपको बताता हूं, एक लेता हूं यहां पर एग्जाम्पल रूप में। मैंने कहा 4 ले लो बेटा, माइनस में 8 ले लो, माइनस में 3 ले लो और माइनस में 2 ले लो। आप कोई भी चाहे नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साड़िक आपने ले लिया। अब साड़िक आपके पास देख रहे हैं कि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसका प्रसार हमें कैसे करना है। तो प्रसार करने के लिए मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का गुणा तिरक करेंगे 4 का -2 में। तो 4 का -2 में 2 गुणा करेंगे तो आएगा 4 गुणे हो जाएगा आपके पास -2। उसके बाद फिर बीच में लगाते हैं माइनस, इस -8 का गुणा करेंगे -3 में, तो आएगा आपके पास -8 का गुणा करेंगे -3 में, तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने पर आएगा आपके पास माइनस में 4 दूना के 8, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा 24, तो आएगा माइनस में 24। अब -24 और -8 में आप जोड़ेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा माइनस में 32। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये ध्यान देना है आपको। ऐसे प्रसार करना है जब आपके पास 2 × 2 आता है। तो एक और बात, एक और लेता हूं मैं यहां पर हूं, पॉइंट नंबर सेकंड करके लेता हूं यहां पर हूं, सॉरी, इसको एग्जाम्पल नंबर पहला मान लिया जाए, दूसरा मैं यहां लिखता हूं, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिया जाए। चलिए देखिए, मैंने यहां पर लिया क्या, एक लिया यहां पर x लिया और यहां पर मैंने z लिया, यहां पर मैंने जो है w लिया और यहां पर मैंने y ले लिया। अब इसका प्रसार हमें किस तरह करना है ये ध्यान दो। हालांकि कोई नंबर होता तो हम लोग जिस तरह करते आते उससे कर लेंगे, अगर कोई नंबर नहीं हुआ, कोई चर में हुआ संख्या, तो कैसे करेंगे। आप इस x का गुणा करेंगे y में, z का गुणा करेंगे w में, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x y, बीच में लगाते हैं माइनस और हो जाता है z क्या w, ये हमारा हो जाएगा प्रसार। तो साड़िक का प्रसार करने का ये तरीका होता है, ये पॉइंट नंबर 1 में चल रहा है। एक और हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 2, और वही मेन है हमारे लिए। मैं पॉइंट नंबर 2 को बढ़िया समझाऊंगा जिससे आप लोग जो है बढ़िया से समझ सके। पॉइंट नंबर 2, इसमें ये लिखा जाएगा क्या कि जब 3 × 3 के रूप के साड़िक का प्रसार, ऐसे लिख दिया जाए साड़िक का प्रसार, ये लिखा जाए अगर आपसे, ये मतलब कह लिया जाए हेडिंग के रूप में है,
यहाँ पर 2 गुणे 2 क्रम का साड़ी का प्रसार है और यहाँ पर 3 गुणे 3 क्रम का साड़ी का प्रसार आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर देखो ध्यान से, इसका प्रसार करने के लिए आपको जो है कई बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहले बनाता हूं। यहाँ पर क्या वो हमारे पास आएगा, मान लो हमारे पास 2 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 8 ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, कुछ भी ले सकते हो, माइनस में प्लस में एनी नंबर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मान लो 4 ले लिया मैंने, 5 ले लिया यहाँ पर, और एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर है 6 ले लेते हैं। आप जरा ध्यान दे, अगर ध्यान दे तो ये एक प्रकार का साड़िक है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। ये ध्यान दे अगर, तो आपकी ये पहली पंक्ति है, ये वाला जो है आपका, ये जो है आपका जो इस तरह चल रहा है, ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति को हम लिखते हैं R1, और ये जो आपका 8 2 1 है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, इसको लिखते हैं हम लोग R2 लिखते हैं। ये आपकी दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति बोले तो R2। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला 4 5 6, ये आपकी तीसरी पंक्ति बोले तो R3 है आपके पास, है ना। तो इसमें पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति हो गई। और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ भी होगा। तो आप अगर ध्यान दें तो आपका ये वाला जो है आपका 2 8 4, ये पहला स्तंभ है, इसको लिखते हैं C1। और अगर ये ध्यान दें तो ये आपका दूसरा स्तंभ है 7 2 5, ये C2 होता है। और अगर 3 1 6 की बात करें तो ये तीसरा स्तंभ C3 होता है। ये अगर ध्यान दे तो 3 पंक्ति हो गया, 3 स्तंभ हो गया। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास 3 गुणे 3 क्रम का कोई साड़िक दिखाई दे तो उसका प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, वो भी 6 तरीके से प्रसार कर सकते हैं। कितने तरीके से, ध्यान दो जरा। अगर आपके पास जो है 3 गुणे 3 क्रम का कोई साड़िक है तो इसका प्रसार जो है 6 तरीके से किया जा सकता है। ध्यान देंगे जरा, 6 तरीके से या 6 नियम से कर सकते हैं, 6 तरीके से प्रसार कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कि कौन कौन तरीके से, तो आप एक बात सुनो ध्यान से। आप चाहे तो इस पहली पंक्ति मतलब जो R1 में है इसके परितः प्रसार कर सकते हैं, या चाहें तो दूसरी पंक्ति R2 के परितः प्रसार कर सकते हैं, या चाहें तो तीसरी पंक्ति R3 के परितः प्रसार कर सकते हैं, या चाहें तो पहला स्तंभ C1 के परितः प्रसार कर सकते हैं, या दूसरे स्तंभ C2 के परितः प्रसार कर सकते हैं, या तीसरे स्तंभ C3 के परितः प्रसार कर सकते हैं। मतलब ये कि 3 पंक्तियों के रूप में और 3 स्तंभों के रूप में प्रसार कर सकते हैं, लेकिन करना रहेगा केवल एक ही के परितः। चाहे तीनों पंक्तियों में से किसी एक के परितः कर लो या तीनों स्तंभों में से किसी एक के परितः प्रसार कर लो, जब भी करना रहेगा। तो हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं, लेकिन करेंगे एक ही तरीके से। आप स्वतंत्र हैं, किसी के परितः प्रसार कर लो, सबका आंसर सेम ही आने वाला है। मैं एक आध दो करके दिखाऊंगा आपको कि आप R1 के परितः करेंगे तो क्या आंसर आएगा, R2 के परितः करेंगे तो क्या आंसर आएगा, C1 के परितः करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबका आंसर एकदम सेम आने वाला है, लेकिन प्रसार करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक ना। चलिए मैं प्रसार करता हूं, देखिए ध्यान से, एकदम शांति से देखेंगे ताकि घबराहट ना हो और दिक्कत ना हो कोई। मैं ये लिख रहा हूं, बराबर यहां पर लिख रहा हूं। मैं यहां पर इस R1 के परितः प्रसार कर रहा हूं। R1 में देख रहे हैं 2 7 3 है, तो पहले हम लोग जो है 2 को उठाएंगे। और एक बात ध्यान दो, जिसको उठाते हैं उसके सामने जो जो दिखाई देगा अगल बगल सबको छोड़ देंगे। इसके सामने 7 है, 3 है, नीचे 8 4 है, इसको छोड़ेंगे, मतलब इसको हटा देंगे। ध्यान दो जरा, इस चीज को हटा देंगे, इसको हटा देंगे एकदम। बचेगा आपका ये चारों, तो आप इसको मॉड में ऐसे लिखेंगे, यहां पर 2 1 5 और 6, ये आपका जो बन जाएगा क्या, मॉड के रूप में। अभी तो मैंने R1 में केवल 2 उठाया है, 7 3 बचा हुआ है, तो अगली बार उठाएंगे यहां पर 7 को, 7। अब जैसे 7 को मैंने उठाया तो 7 के सामने जो जो होगा, 7 के सामने इधर दिख रहा है और इसके साथ साथ नीचे भी दिख रहा है ये वाला, इसको छोड़ देंगे। जो जो सामने दिखाई देगा, जिस तत्व को उठाएंगे उसके सामने जो भी दिखाई देगा छोड़ेंगे। बचेगा जो, उसको मॉड में यहां पर लिखेंगे। मॉड में कौन कौन आ जाएगा, 8 4 1 6, तो जाएगा 8, उसके बाद नीचे 4, इधर आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 6। ये कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अभी 3 बचा है, मैंने 2 उठा लिया, 7 उठा लिया, अभी 3 बचा हुआ है। तो 3 को जब उठाएंगे तो यहां पर मैंने लिखा 3, और उसके बाद सेम काम करना है। 3 के सामने जो दिखेगा इसको मिटा दो फिलहाल अभी के लिए,
3 के सामने जो जो दिखाई देगा, 3 के सामने कौन कौन है, ये और एक नीचे आ रहा है ये वाला हिस्सा, तो इसको छोड़ने के बाद जो 4 फिर बच गया उसको उतार लेंगे। यहां पर मॉड के रूप में कौन कौन आ गया है, 8, नीचे 4, फिर 2 5, यहां पर 2 और ये 5, यही काम हमें करना है। उसके बाद क्या करना है जरा बच्चे ध्यान दो, आपको जो है ये प्लस में रहेगा, लेकिन यहां पर लगाएंगे माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये काम करना है। अब ये कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट क्या कि सारिकों का चिन्ह हमें एक पढ़ना है, ध्यान देंगे इस चीज को, हमें पढ़ना है सारिकों का चिन्ह, ये ध्यान दो जरा, सारिकों के अवयवों का चिन्ह, सारिकों के अवयवों का चिन्ह हमें पढ़ना है। और सारिकों के अवयवों का चिन्ह क्या क्या होता है इस बात को देख लो अभी यहीं पे। जैसे अगर हमारे पास 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला कोई सारिक हो, तो इसमें पहला तत्व तो प्लस में होता है, फिर माइनस होता है, यहां पर फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। और अगर मान लिया जाए 3 गुणे 3 क्रम का है, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है 3 गुणे 3 क्रम में। ये ध्यान दो, इसी का मैंने यहां पर यूज किया। देखो मैंने 2 उठाया तो 2 यहां पर प्लस था, तो यहां पर प्लस है, प्लस आगे छिपा रहता है। उसके बाद 7 उठाया तो 7 आपका किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहां पर मैंने लगाया माइनस। और 3 उठाया तो 3 आपका होता है प्लस में, तो यहां पर मैंने लगाया प्लस। इस बात का ध्यान देंगे कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है इसको देख करके, इसलिए मैंने अभी बताया नहीं था, क्योंकि जब मैंने कहा कि जब प्रसार करने का तरीका बताऊंगा तो आपको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, तो बताया फिलहाल यहां पर। अब उसके बाद क्या करना है, देखो सिंपल तरीका है, ये 2 रहेगा ही। मैंने कहा कि जब आपके पास ये 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, और ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो आप तेरे गुणा करके बीच में माइनस लगा दो, जैसे अभी मैंने इसमें किया था। तो गुणा करो इसका, 2 का गुणा करेंगे 6 में, देखो ध्यान से इधर 2 गुणा होगा 6 में, तो आएगा आपके पास 6। 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस, सॉरी ये 2 6 दूना के 12 होगा, 6 दूना के 12 12। उसके बाद माइनस में 7 है, 7 उतारेंगे। 8 का गुणा अब करेंगे 6 में, तो 8 छक्का हो जाएगा 48, 8 छक्का 48, और ये हो जाएगा 4 एक में 4, बीच में लगाएंगे माइनस आपका। फिर उसके बाद प्लस में 3 उतार लिया मैंने यहाँ पर। अभी जो है 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो 8 5 हो जाएगा 40, और 2 का गुणा करेंगे 8 में 4 में, तो हो जाएगा 4 दूना के 8, बीच में लगाएंगे माइनस। अब उसके बाद करना क्या है, इधर देखिए ध्यान से, आएगा 2 गुणे 12 में से 5 जाए बचेगा 7, फिर माइनस में 7 गुणे आप 44, 48 में से 4 घटाएंगे बचेगा आपका 44, प्लस में 3 गुणे 40 में से 8 घटाएंगे बचेगा आपके पास 32। गुणा करना है, एकदम सिंपल तरीका है। आएगा आपके पास 7 गुना के 14, माइनस में ये 7 चौके 28 के 7 चौके 28 हो जाएगा 2 30, 28 2 30 मतलब 308 हो गया। उसके बाद यहाँ 3 गुणा करेंगे 32 में, तो आएगा प्लस में कितना 2 3 6 3 3 के 9, ये हमको मिलेगा। अब आगे क्या करना है, बस जोड़ दो, जो जोड़ने वाला है जोड़ दो। आप जो है 14 और 96 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10 के 0 हो गया, हासिल 1, 9 1 10 1 हो जाएगा 11, माइनस में 308 बराबर इसमें घटाना है, कितना बचेगा देखिए आराम से। हाई 8 में से 0 हटाएंगे तो 8 ही बचेगा, 30 में से घटाएंगे 11, तो 30 में से अगर आप 11 घटाते हैं तो बचेगा आपका 19, तो आएगा आपके पास 19, जो कि हो जाएगा क्या आंसर। थोड़ा सा आपका टफ लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आपको ये ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आएगी आपको। अभी तो मैंने केवल R1 के परितः प्रसार किया है, आप चाहें तो R2 के परितः प्रसार करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, 198 ही आएगा। मैं करके बता दे रहा हूं इसी सवाल का, इसको मिटाने के बाद लिखिए, आप इसको नोट करिएगा, मैं मिटाता हूं। और इसी सवाल में जो है दूसरी पंक्ति के प्रसार करेंगे तब जाके आंसर भी इतना ही आएगा, सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए मिटा रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई अभी हमने क्या किया है कि इस सारिक में R1 के परितः यहां पर मैंने प्रसार किया, तो इसका आंसर आया 198। उसके बाद मैंने कहा R2 के परितः अगर प्रसार करोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, C1 के परितः करोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, C2 के परितः करोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। मतलब किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के परितः प्रसार कर लो, सबका आंसर सेम आने वाला है। तो जब भी आपके पास 3 गुणे 3 क्रम का कोई सारिक दिखाई दे तो उसका प्रसार करने के लिए आपके पास 6 तरीके होते हैं, जिसके तरीके समझ में आ जाए कर लो उसका प्रसार, उस तरह का प्रसार कर लो। तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। और R2 पर करते हैं। R2 में पहला तत्व तो आपका 8 है,
8 उतारेंगे, यहाँ पर मैं बराबर लिख रहा हूं यहाँ पर 8। लेकिन एक बात ध्यान दो, 8 जो है आपका, 8 अगर गौर करेंगे तो 8 आपका होगा माइनस में, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 होगा आपका माइनस में। और एक बात ध्यान दो, जिसको हमें लेना है, ध्यान देना, जिसको लेंगे उसके स्तंभ और उसके पंक्ति को छोड़ देंगे। ये बार बार बता चुका हूं, यहां पर भी वही काम हमने किया था। छोड़ेंगे तो बचेगा चारों, 7 3 5 6, उतार लेंगे इसको, यहां पर हो जाएगा 7 3 5 और 6, मॉड बंद हो गया। अब इसी R2 में 2 दिख रहा है, 2 को उतारेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान देते रहेंगे सभी लोग। 2 उतारेंगे तो 2 मैंने लिया, लेकिन आप जानते हैं 2 आपका होता है प्लस में, तो यहां पर आगे प्लस लगेगा। उसके बाद 2 के सामने ये दिया है और ये दिया है, ये और ये बचा हुआ है, 2 3 4 6 उतार लेंगे यहाँ पर, 2 3 4 6, ये मैंने कर लिया। उसके बाद 1 दिया भी है, 1 को उतारना भी है, तो 1 के सामने जो है उसको छोड़ देंगे। 1 के सामने एक ये वाला है और एक ये वाला है, बचेगा 2 7 4 5। तो भैया 1 उतारते ना, 1 आपका होगा माइनस में, तो माइनस 1 उतार लिया। छोड़ने के बाद 2 बचा, 7 बचा, 4 5 4 5, ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद प्रसार कर देना है, तिर्यक गुणा करके बीच में माइनस लगा देंगे, तो करेंगे ये काम, तो हमारे पास आएगा माइनस में 8। उसके बाद देखिए ये 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस, 5 3 15, तिर्यक गुणा कर रहा हूं, फिर प्लस में 2, यहाँ पर कितना आएगा 6 दुना के 12 और ये 4 3 12, ये भी 12 हो जाएगा, बीच में माइनस सही है आपका। माइनस में 1 लिया, माइनस में 1 रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट में 5 दुना के 10 और ये 7 चौके 28, माइनस में हो जाएगा 28, ठीक ना। उसके बाद बराबर में आएगा माइनस में 8, 42 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखो ध्यान से, आराम से गुणा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, गुणे में 42 में से घटाना है 15, 12 में से 5 जाए बचेगा 7, उसके बाद यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, 27 आएगा क्या, शायद 27 ही आएगा, हाँ ठीक है कर लेते हैं, 12 में से 5 है 7, हाँ ठीक है 27 आएगा। उसके बाद प्लस में 2, 12 12 कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद माइनस में 1, ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 18, गुणे हो जाएगा माइनस में 18। आगे चलते हैं मेरे रसगुल्लों, आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए बराबर में ये गुणा करेंगे, 8 7 56 के 6, हासिल आया 5, 8 दुना के 16, 16 5 21, 16 5 कितना आएगा 21, यही ना आएगा, 16 5 21 आ गया। तो ये माइनस में आएगा, शायद माइनस में आएगा आपके पास, माइनस में आ गया। उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा आपका 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 का में 18। आगे देखेंगे ध्यान से, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा 216 प्लस में 18, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा एक, माइनस में आएगा 198, ये भी आएगा हमारे पास 198। यहाँ भी आया है, सॉरी यहाँ माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी ना है, तो माइनस में 198, तो माइनस में 198, यहाँ भी माइनस 198, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये कि चाहे तो आप पहली पंक्ति के प्रसार करो तो, दूसरी पंक्ति के प्रसार करो तो आंसर सेम आएगा, बस प्रसार करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रसार कर सकते हैं हर एक सवाल को लगा करके अच्छे से, ठीक मेरे भाई। तो आपको उम्मीद होगी कि ये चीज समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, ठीक ना। और उसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली के ऊपर, और प्रश्नावली में हम लोग जो भी सवाल लेगा उसके एग्जाम्पल और उसके सवाल उदाहरण प्रश्नावली की जो भी सवाल लेंगे सब A to Z हल कराते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे वो सभी दोस्त मेरे भाई अपने इस वीडियो को मुझे मित्र मान लो, जो भी कह लो, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कम से कम हम अपने काम में सक्सेस हो पाए और आप लोग कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है ना। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।